नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में मोहिनी मैम में। आज की क्लास में जो हमारे प्रश्न रह गए थे, घरेलू दुर्घटनाएं, वो भी किस तरीके की, जैसे कि सांप का काटना, बिच्छू का काटना, मूर्छा आना, दौड़े पड़ना, मिर्गी इत्यादि की जो प्रश्न रह गए थे, आज हम उसके प्रश्न को यहाँ कंप्लीट करेंगे। और आप लोग कैसे हैं हमें बताना कमेंट में ना भूलिएगा। और छोटी सी शिकायत भाई जो हर यूट्यूबर की होती है कि अभी कुछ दिन आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ बच्चे हमें शेयर कर रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़े, लेकिन 2-3 दिन से फिर चैनल डाउन हो रहा है। तो भाई ऐसा ना करें आप लोग। कुछ गलतियाँ होती रहती हैं, हम इंसान हैं। अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आती हैं तो कोई नहीं, हर वीडियो में ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ समझ ना आए, तो चैनल को शेयर एंड सपोर्ट ज़रूर करें। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न आगे मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल क्लास को स्किप ना करें आप लोग। क्वेश्चन 1 है, लू लगने पर मुख्य रूप से कौन सी ग्रंथि कार्य करना बंद कर देती है? जब हमें लू लगती है, और आजकल जो ख़ास तौर से मौसम चल रहा है गर्मी वाला, हवा चल रही है गर्म, तो इसी मौसम को में जो होता है लू लगती है, तो क्या एड्रीनल ग्रंथि प्रभावित होती है, या फिर थायराइड ग्रंथि, या श्वेत ग्रंथि, या पैराथायराइड ग्रंथि? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। श्वेत ग्रंथियाँ जो होती हैं जिससे पसीना वगैरह निकलता है, उन ग्रंथियों को हम कहते हैं श्वेत ग्रंथियाँ, और यही लू लगने पर क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन 2 है, लू से पीड़ित व्यक्ति के लिए तत्काल उपचार करना चाहिए। सर्वप्रथम छाया एवं ठंडे स्थान पर उसको ले जाएं। बी है, ठंडे पानी के टब में कम से कम 20 मिनट तक उसको रखें। सी है, सिर पर बर्फ़ की थैली रखें। डी है, निम्न में से सभी सही हैं। तो कौन सा आंसर राइट होगा यहाँ पर? बिल्कुल सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे यहाँ पर। देखो, ये ऑप्शन सब करेक्ट हैं और आपको सब काम करने हैं, लेकिन लू लगने पर भी डॉक्टरी सहायता अनिवार्य होती है। ये नहीं है कि उस समय बंदा ठीक हो गया तो आप आराम में आ जाएं, क्योंकि लू लगना नॉर्मल बात नहीं होती है। जब लू लगती है तो शरीर में कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं, ख़ास तौर से दुर्बल हो सकता है व्यक्ति, तो डॉक्टर लोग कुछ ताकत की दवाइयाँ वगैरह दे देंगे। और किसे किसे ज़्यादा लगती है लू? बच्चों को और बूढ़ों को ज़्यादा लगती है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो भी याद रखिएगा, कब लगती है? ग्रीष्म ऋतु में लगती है, सूर्य की तेज़ धूप होती है, गर्म हवाएं चलती हैं। और किसको लगती हैं? दुर्बल व्यक्ति को, बच्चे और बूढ़े लोगों को ये लू जो होती है सबसे ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, और होता क्या है इसमें, क्या होता है, शरीर का ताप जो होता है, जो ताप निष्कासन की जो शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। याद रखिएगा, लू लगने पर क्या होता है। देखो, हर प्रश्न बनाना इतना आसान नहीं होता है और बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब एक ही टॉपिक से मैं 1000 प्रश्न बना दूं तो आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो आपको क्या याद रखना है, लू लगती है तो लू में समस्या क्या होती है, शरीर से क्या होता है, शरीर से क्या होता है, ताप के निष्कासन की क्या होती है, शक्ति नष्ट हो जाती है। ताप के निष्कासन की शक्ति नष्ट हो जाती है, इसीलिए तो श्वेत ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं। क्यों? क्योंकि श्वेत ग्रंथियों से ही क्या होता है, हमारी जो ताप है उसका निष्कासन होता है। जब श्वेत ग्रंथियाँ नष्ट हो जाती हैं, या कह सकते हैं यहाँ पर काम करना बंद कर देती हैं, तो शरीर का जो ताप होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है और हमारी बॉडी को लू प्रभावित करती है। ठीक है, ओके, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लू के रोगी को पीने के लिए क्या देना हितकर रहता है? ए है, आम का पन्ना। बी है, पानी। सी है, दूध। डी है, उपर्युक्त सभी। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद आपसे एक आध बार नहीं, कई बार पूछा गया है। तो कच्चे आम का कौन सा पन्ना देना है? कच्चे आम का पन्ना आपको जो देना बहुत हितकर रहता है। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगी, अगर लू ना भी लगी हो तो भी अभी सीज़न है, आपको कच्चे आम का पन्ना अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। ठीक है, कच्चे आम का पन्ना रूटीन में शामिल करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि पहले से ही आप तैयार रहोगे तो आपको लू लगेगी ही नहीं। बच्चों की नाक में कोई वस्तु फंसने पर आप क्या उपचार करेंगे? ए है, उसे मिर्च सूंघाएंगे। बी है, उसे तंबाकू सूंघाएंगे। सी है, उसे नशावर होता है एक नशवार
यहाँ पर नशावर बोलते हैं, इसको सूंघाएंगे, या डी है निम्न में से सभी। तो जब बच्चों की नाक में कोई वस्तु चली जाए तो हम ये चीज़ें क्यों सूंघा रहे हैं, आपको पता है? ये सभी सही होगा। क्यों सूंघा रहे हैं? क्योंकि इनको सूंघने से छींक आएगी, और छींक से क्या होगा, नाक में जो भी चीज़ फंसी है, जो वस्तु फंसी है, वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रायः पागल कुत्ते में निम्न में से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? आज मुझे आप लोगों से स्पेशली गुजारिश है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को ज़रूर शेयर करेंगे, और कई दिन से मतलब 300 से नीचे ही चैनल का सब्सक्राइबर चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए इतना ज़रूर करें। अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स लोगों को जो कि होम साइंस के हों विशेष तौर पर, उन्हें आप ये चैनल ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, तो पागल कुत्ते हमें कौन कौन से आपको लक्षण दिखाई देते हैं? ये अकारण भौंकता रहता है, बी है उसके मुंह से झाग निकलते रहते हैं, सी है उसकी पूंछ दोनों टांगों के बीच झुकी होती है, डी है निम्न में से सभी। तो नॉर्मल कुत्ते कहते हैं ना, आपने कहावत भी सुनी होगी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। क्यों? सॉरी, हाँ, कभी सीधी नहीं होती, लेकिन एक कंडीशन है, जो कुत्ते की दुम भी सीधी हो जाती है, कब? जब वो पागल हो जाए तब। ठीक है, हालांकि ये हंसने वाला विषय नहीं है, लेकिन वो एक कहावत है ना, इसलिए हंसी आ गई। ठीक है, तो ये मतलब क्या होगा, अकारण, कोई रीजन नहीं है, पागल है तो भौंकता रहेगा। ठीक है, उसके मुंह से झाग भी निकलते रहते हैं, और क्या होगी, उसकी पूंछ जो होती दोनों टांगों के बीच झुकी हुई दिखेगी। ऐसे कुत्ते को हम पागल कुत्ता, मतलब ये पहचान आपको मतलब होनी चाहिए कि आपके सामने अगर ऐसा कोई डॉगी दिख रहा है तो आप वहाँ पर ना रुके, वहाँ से हटने का प्रयास करें। किसी विषैले कीट द्वारा डंक मारने पर उपचार करना चाहिए। सर्वप्रथम मतलब इनमें से कौन सा उपचार करना चाहिए? ए है डंक को बाहर निकालें, बी है कपड़े धोने का सोडा लगाएं, सी है कार्बनिक एसिड लगाएं, डी है निम्न में से कोई नहीं। मतलब किसी विषैले कीट ने काटा है, अब उसका क्या है, डंक अंदर रह गया है, तो सबसे पहले तो आपको डंक को बाहर निकालना है। उसके बाद आपको कपड़े धोने का सोडा या कार्बनिक एसिड दोनों चीज़ें लगा सकते हैं, पर यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा गया तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये दोनों भी अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि किसी विषैले कीट द्वारा डंक मारने पर आपको उपचार में क्या लगाना है, किससे धोना है घाव को जहाँ पे काटा है, तो ये दोनों चीज़ें, कपड़े धोने का सोडा और कार्बनिक एसिड का हम प्रयोग करेंगे विषैले डंक के इलाज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, धमनी रक्तस्राव को रोकने में सहायक है। ए है फिटकरी, बी है टिंचर आयोडीन, सी है फेरिक एसिड, फेरिक क्लोराइड, या डी है निम्न में से सभी। अभी इस समय रक्तस्राव के क्वेश्चन एक आध आ ही जा रहे हैं। इस लेसन में भी बहुत सारे धमनी रक्तस्राव के प्रश्न दिए थे, जबकि ये लेसन पहले ही निपट चुका है, तो मैंने वो तो सारे प्रश्न करा दिए, नहीं डाला उसको। लेकिन हालांकि टिंचर आयोडीन और इनकी भी हमने बात कर ली थी, लेकिन कई बार ये होता है कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं, और कई बार ऐसा होता है हम पढ़ा हुआ भूल भी जाते हैं, तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। धमनी रक्तस्राव में आपको पता होना चाहिए, या फिर कोई भी रक्तस्राव है और आपको उसे रोकना है, तो आप क्या क्या चीज़ लगा सकते हो? तो फिटकरी को भी लगा सकते हैं, टिंचर आयोडीन को लगा सकते हैं, फेरिक क्लोराइड को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान करना है आपको। क्या मिलान करना है? देखिए, एक तरफ सूची दी हुई है और दूसरी तरफ सूची 2 दी हुई है। एक तरफ समस्या लिखी है और दूसरी तरफ उसका ट्रीटमेंट जो हम घरेलू तौर पर करते हैं वो चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो आपको इससे मैच करना है इनमें से कौन सा सही है। और आज देखो मैंने थोड़ी कोशिश की है, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा और आपको कोड भी दिख रहा है और आंसर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले आंसर दिख रहा था। बहुत कोशिश से मतलब दिमाग लगाया और उसमें सेटिंग को देखा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सेटिंग नहीं आती, मैंने अपने काम चलाने भर का काम सीख लिया, तो मैंने इसको सेट किया। उसमें थोड़ा बहुत मतलब होता है ना, खुरापात करते रहो तो चीज़ें फ़ोन में अपने आप ही आने लगती, तो मैंने ये इतना इधर सेट किया और ऐसे करके आंसर मतलब एक जगह पे ही दोनों एक लाइन में आ गए। ठीक है, हर तरफ से प्रयास करती हूँ। कई बार तो क्वेश्चन बनाने में समय इसलिए ज़्यादा लग जाता है, भाई ढूंढना तो अलग बात है कि फ़ोन में कुछ नया करना होता है तो वो सेटिंग ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। चीज़ें हैं सब, लेकिन पता नहीं है फ़ोन के अंदर भी। ठीक है, तो एक तरफ क्या है, रुधिर बहना, दूसरी तरफ है गुमचोट, सी है सर्पदंश और डी है जले घाव। तो रुधिर बहने में हम क्या चीज़ लगाते हैं? क्या आपको पता है? रुधिर जब रक्त बहता है तो हम क्या चीज़ लगाते हैं? तब हम प्रयोग करते हैं किसका? टिंचर आयोडीन। ठीक है, टिंचर आयोडीन का अभी हमने ऊपर भी देखा था। ओके, तो ए का क्या हो गया? तीसरा हो गया। ओके,
गुम चोट लगती है कोई भी तो हम क्या लगाते हैं, ये तो खैर सभी को पता होगा, ये नॉर्मल आयोडेक्स लगाते हैं। सर्पदंश का क्वेश्चन एक डाला भी है मैंने ऊपर, पता नहीं निकल गया या नीचे भी प्रश्न आएगा वो, तो पोटेशियम परमैंगनेट अभी आया नहीं है प्रश्न, वो आएगा, अभी सर्पदंश तक हम लोग पहुँचे नहीं। तो पोटेशियम परमैंगनेट लगाया जाता है कब, जब सांप काटता है, ठीक है। और जले हुए घाव पे हम लोग बरनाल लगाते हैं, ये भी पूछा गया है। और मेरे हिसाब से ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आयोडेक्स वाला भी पूछा गया है प्रश्न आपसे, और रुधिर का बहना, ये सब तो नॉर्मल प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये सारे क्वेश्चन आपके इनमें से एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो नहीं पूछा गया है। सर्पदंश वाला भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है मैंने सर्पदंश पढ़ा है कहीं, और ये मैंने बुक से उठाया है। वो सारे क्वेश्चन अभी हमें SCERT ही पढ़ा रही हूँ और NCERT आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहले का मैंने बताया तीसरा, दूसरे का पहला, और C का दूसरा, और चौथे का चौथा, मतलब D का चौथा। तो कौन सा है, तीन मतलब एक ही में 3 दिया हुआ है और किसी में दिया नहीं, मतलब C ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, पहले का तीसरा दिया है, ठीक है, गुमचोट का पहला दिया है, बिल्कुल सही है, सर्पदंश का दूसरा दिया है, बिल्कुल सही है, चौथे का चौथा है, ठीक है। तो बिल्कुल ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी व्यक्ति के कान में कीट घुस गया हो तो क्या डालना चाहिए, क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड डालना चाहिए, B है हल्का गर्म सरसों का तेल डालना चाहिए, C है B सही है, या D है एवा भी, दोनों सही है, मतलब दोनों चीज़ें डालनी चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल D ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि जब भी कान में कोई कीट वगैरह आपको लगे, घुस जाए, क्योंकि कीट की ये पहचान होती है, जब भी कोई कीड़ा कान में जाता है तो बहुत बेचैनी महसूस होती है। क्यों, क्योंकि कहते हैं वो अपना राग अलापने लगता है, क्योंकि उसे अंधेरा वो सब दिखता है, तो वो वहाँ पर उसकी जो भी साउंड होता है वो करने लगता है कीड़ा कान के अंदर। इस वजह से बहुत इरीटेटिंग हो जाता है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कान में, ऐसा मैंने सुना है। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं। आपको ऐसा कुछ फील हो कि मेरे कान में कुछ ऐसी समस्या हो रही है, तो सीधे हल्का गर्म सरसों का तेल आपके सबके घर में होता है, वो लगाएं, डालें, या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड को डालें, ठीक है। और एक उपचार और होता है, वो करना थोड़ा आसान नहीं होता है, क्योंकि इतनी पतली ज़रूरी नहीं सिरिंज सबके यहाँ हो। कहते हैं गरम हल्का गुनगुना पानी एक सिरिंज में भर के और उसको कान में चारों तरफ घुमाना चाहिए, जिसकी उसमें तपन में शायद कीट वो होता है बाहर की ओर आने लगता है, ऐसा मैंने मतलब सुना है। और कान को उल्टा रखना चाहिए, सुना नहीं, इसी बुक में पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो D ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, मूर्छा आने के निम्नलिखित में से कारण है, A है भोजन की कमी व थकावट, B है बंद कमरे में रहना, C है यकायक बुरी खबर का मतलब मिलना या सुनना, या D है निम्न में से सभी। तो जब भी मूर्छा आए, एकदम कुछ लोग मूर्छित हो जाते हैं, तो इनमें से जो कारण हो सकते हैं वो सभी हो सकते हैं। भोजन की कमी भी हो सकती है, लंबे समय से उसने हो सकता है ठीक से खाना ना खाया हो, उसे थकावट बहुत ज़्यादा हो गई हो जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया हो, बंद कमरे में रहने से भी हो जाती है दिक्कत, कोई बुरी खबर मिल जाए तब भी हो जाती है, या हार्ट पर कोई समस्या हो तो भी हो जाता है, बेहोशी का मतलब हो जाती है। तो यहाँ पर D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूर्छा आने पर आप निम्न में से क्या उपचार करेंगे। A है स्मेलिंग सॉल्ट सुंघाएंगे, B है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया का आधा चम्मच मुंह में डालेंगे, C है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया की बूंद रूमाल में डालकर मुंह पर हवा करेंगे, या D है निम्न में से सभी। क्या करेंगे आप लोग, जल्दी बताइए। मूर्छा आने पर आप निम्न में से क्या उपचार करेंगे। देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्मेलिंग सॉल्ट सुंघाएंगे, ठीक है। एक स्मेलिंग सॉल्ट आता है, स्मेल वाला सॉल्ट होता है, तो मूर्छा आने पर कहते हैं उसे सुंघाने से क्या होगा, वो होश पे आने लगेगा। उसके बाद भी नहीं होती है समस्या ठीक, तो एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया का आधा चम्मच क्या होगा, मुंह में क्या करेंगे, घोल के धीरे धीरे डालेंगे, ठीक है। C ऑप्शन है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया की बूंद क्या करेंगे, रूमाल में डालकर क्या करेंगे, मुंह पर हवा करेंगे उसके, ठीक है, मुंह पर हवा करेंगे। और D है निम्न में से सभी सही, मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता ही है SCERT के प्रश्न हैं, तो आप ये कभी ना मान के चलें कि अरे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि 12th क्लास तक की बुक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, और कौन सा पूछा जाएगा ये तो आयोग को पता होगा, तो आपको पता सब होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैतृक रोग माना जाता है। A है मूर्छा आना, B है मिर्गी, C है सदमा, या है D निम्न में से सभी। तो जो मूर्छा है और सदमा है वो तो मतलब
किसी की पर्सन की कोई समस्या ऐसी हो सकती है जो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि बहुत दिनों से खाया पिया नहीं है। सदमा ये है कि एकदम बुरी कोई घटना सुन ली तो सदमा में पहुंच जाते हैं हम लोग, ठीक है। या मूर्छा के कारण अभी हमें बहुत सारे थे, हमने ऊपर आपको बताए थे क्वेश्चन में। लेकिन जो मिर्गी होता है ये पैतृक रोग माना जाता है कि अगर पेरेंट्स में किसी को है तो वो ट्रांसफ़र होता है उनके किड्स में, मतलब बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर मिर्गी को क्या कहते हैं, पैतृक रोग माना जाता है। ऐसे ही आपका जो डायबिटीज़ है 100% ये नहीं है कि पैतृक ही होगा, लेकिन ऐसे ही मिर्गी में भी ये नहीं कि 100% पैतृक ही होगा कि हाँ मतलब किसी के पेरेंट्स को है तभी होगा जाके, वो नॉर्मल भी पहली बार तो मान लो किसी को हुआ ही होगा अपने आप से, तभी जाके धीरे धीरे वो मतलब ट्रांसफ़र होने लगता है। लेकिन जैसे डायबिटीज़ है ये भी पैतृक में आपका आता है। हीमोफीलिया भी पैतृक रोग होता है, मतलब पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सांप द्वारा काटने की सही पहचान के लिए व्यक्ति को क्या खिलाएंगे? ए है पीपल की पत्तियाँ खिलाएंगे, बी है नीम की पत्तियाँ खिलाएंगे, सी है तुलसी की पत्तियाँ खिलाएंगे, डी है निम्न में से सभी। आंसर दीजिए जल्दी भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, नीम की पत्तियाँ खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर नीम की पत्तियाँ आप उसे खिलाओगे और यदि व्यक्ति को पत्ती जो है कड़वी नहीं लगती हैं, कैसी कड़वी नहीं लगती हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को सांप ने काटा है। अब मैंने ये प्रश्न क्यों इसमें पूछा डाला है, क्योंकि बुक में भी दिया है। कई बार ऐसा होता है कि घास फूस पे काट कर चला जाता है और यही नहीं पता चलता है काटा किसने है ना। गांव में क्या होता है, जंगल बंगल टाइप जगह होती हैं, तो वहाँ से आई कोई चीज़ अंधेरे में काट के चली गई, तो अब जब तक निशान नहीं, कोई पहचान नहीं होगी, कैसे पता चलेगा सांप ने काटा है, बिच्छी ने काटा है या किसी और ने काटा है, ठीक है। तो उसकी पहचान ज़रूरी होती है कि पहले पता तो चले काटा किसने, तभी तो इलाज करोगे। तो उसमें क्या है, आप नीम की पत्तियाँ उसे खिलाओगे, उसे कड़वी लग रही हैं, इसका मतलब सांप नहीं कुछ और है। लेकिन अगर कड़वी नहीं लगती हैं तो समझ जाओ कि सांप ने काटा है, क्योंकि नॉर्मल नीम की पत्तियाँ कड़वी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पागल कुत्ते के काटने से निम्न में से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? ए है व्यक्ति पानी से डरने लगता है, बी है उसके गले में दर्द होता है, सी है भोजन अंदर नहीं निकल पाता, डी है निम्न में से सभी सही हैं। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पर यही मुख्य 3 समस्याएं होती हैं जब किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काटता है। सर्वप्रथम वो पानी से डरने लगता है, डरने की वजह से वो पानी पीता भी नहीं है, और गले में उसके दर्द इतना होता है कि वो भोजन तक नहीं निकल सकता। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? ए है हाइड्रोफोबिया, बी है मिर्गी, सी है सदमा, डी है मूर्छा। तो आप सभी जानते हो, ये तो बहुत इजी था, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जल से डरने लगता है, और जल को आप जानते हो हाइड्रो भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से जल बना होता है, ठीक है। H2O क्या है? जल का सूत्र है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, पागल कुत्ते के काटने से घाव का उपचार करना चाहिए। ए है स्प्रिट से सर्वप्रथम धोना, बी है कार्बोलिक एसिड से जला देना, सी है एंटी रेबिक सुई लगवाना, या डी है निम्न में से सभी। तो आपको पता है कुत्ते के काटने से कौन सी समस्या होती है? रेबीज होती है, ठीक है, रेबीज समस्या होती है, तो एंटी रेबिक सुई लगवाएंगे। कार्बोलिक एसिड से आप उस घाव को जला देंगे जहाँ पर कुत्ते ने काटा है, जिससे क्या है आपका जो जहर है वो फैल ना पाए, ठीक है। और पहला क्या है, स्प्रिट से सर्वप्रथम घाव को धोना, तो ये काम भी करेंगे। सबसे पहले घाव धोएंगे, फिर कार्बोलिक एसिड से जलाएंगे, उसके बाद क्योंकि एंटी रेबिक सुई जो है आपके पास ज़रूरी थोड़ी ना अवेलेबल होएगी और आप लगा लेते हो, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो फिर लास्ट में आप जाएँ जल्दी से सुई लगवाएं डॉक्टर से। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रश्न बताइए अच्छे हैं नहीं? और मुझे बहुत खुशी हुई जब कल की मैंने क्लास आपको दी थी, उसमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए, लेकिन बस वही था कि कमेंट करने वाले बच्चे भी नहीं इतने थे, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, तो मैं समझ गई इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। मैंने कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्चे लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ जब कमेंट आप कर रहे हो उसका मतलब क्लास अच्छी लग रही है, और अच्छी कमेंट कर रहे हो, नेगेटिव भी नहीं है तो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ फिर सब्सक्राइब करने को क्यों बोलना पड़ता है आप लोगों से। क्वेश्चन 17 है, बिच्छू के डंक का आकार होता है? ए है चंद्राकार, बी है वक्राकार, सी है आयताकार, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो जो बिच्छू का डंक होता है उसका आकार होता है वक्राकार, ठीक है, वक्राकार होता है बिच्छू का डंक, याद रखिएगा।
ओके। बिच्छू जब डंक मारता है ना, बिच्छू डंक से ही काटता है, आपको पता है। डंक मारता है तो क्या करता है, जो कटा हुआ स्थान होता है वहाँ पर वो विष छोड़ देता है। और ये जो विष होता है भैया, इतना ज़्यादा मुझे काटा है, एक ही बार ज़िंदगी में बिच्छी ने काटा। और वो भी बिच्छी इतना भयंकर था, ब्लैक कलर का था बिल्कुल, इतना बड़ा था। मैंने अपनी लाइफ में बिच्छी बहुत देखे थे, क्योंकि उस समय हम लोग गाँव में रहते थे। और गाँव में जो हमारे यहाँ मूँगफली वगैरह खेती होती थी, या जो भी खेती वगैरह होती थी, तो उसमें बिच्छी हो जाते थे। लेकिन हमने देखे थे, लेकिन लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने इतना बड़ा बिच्छी देखा था, या मूवीज़ में देखा था। एक वो बॉबी देओल की मूवी थी, शायद उसका नाम ही बिच्छू था, है ना, तो उसमें देखा था इतना बड़ा। खैर वो तो बहुत डार्क और ब्लैक था, लेकिन वो उतना डार्क और ब्लैक नहीं था, लेकिन सच में इतना बड़ा था जिसने मुझे काटा था कि मैं समझो रात भर एक हिसाब से बेहोश ही रही थी। क्योंकि जब भी मुझे होश आ रहा था मैं चीख चीख के रो रही थी। उस समय बहुत बड़ी भी मैं नहीं थी, शायद 6, 7 या 8 की बात रही होगी, तब की बात है। अब तो मैं बहुत ज़्यादा समय हो गया, 30 साल से ऊपर के हो गए। क्वेश्चन 18, बिच्छू का डंक प्रभावित करता है हृदय को, नाड़ी तंत्र को, श्वसन तंत्र को, उत्सर्जन तंत्र को। तो जो बिच्छू का डंक होता है नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। आप में से किसी को काटा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भाई स्वाद, ऐसे भी स्वाद मिलना बहुत भगवान ना करे किसी को मिले। क्वेश्चन नंबर 19, बिच्छू के काटने पर दर्द का एहसास ना हो, इसके लिए इंजेक्शन लगाना चाहिए। ए है नोवोकिन का, बी है टायरोसिन का, सी है स्प्रिट का, डी है एंजाइम का। तो जब बिच्छू के काटने का दर्द मतलब जो है दर्द बहुत होता है, जैसे उस समय मुझे हो रहा था, पर उस समय गांव में इतनी व्यवस्था नहीं थी कि हमें कोई मतलब ऐसा इलाज मिल पाता, घरेलू उपचार किए गए थे। लेकिन इसमें नोवोकिन इंजेक्शन जो होता है लगाया जाता है, जिससे दर्द नहीं होता है, या फिर बहुत कम होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 20, पोटेशियम परमैंगनेट काम आता है। ए है कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, बी है घाव को भरने के लिए, सी है चोटों पर लगाने के लिए, डी है घाव को साफ करने के लिए। तो पोटेशियम परमैंगनेट है, किसके काम में आता है, आप बताइए जल्दी। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है घाव को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, फिटकरी उपयोगी है दस्त बंद करने के लिए, खांसी में आराम करने के लिए, रक्तस्राव को कटे स्थान से रोकने के लिए, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो फिटकरी होती है वो हमने आपको बताया है रक्तस्राव को कटे स्थान से रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, धतूरा खाए व्यक्ति को देना चाहिए। ए है खटाई का पानी, बी है नींबू का पानी, सी है नमक का पानी, डी है दूध। तो जो धतूरा खाए हुआ व्यक्ति है, धतूरा भी एक तरीके का जहर ही होता है और शंकर जी को चढ़ाया जाता है, तो ये इन्हें दिया जाना चाहिए नमक का पानी। ठीक है, नमक का पानी देने से क्या होगा, उल्टी वगैरह होगी तो धतूरे का जहर कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिच्छू के काटने पर तुरंत दिया जाता है। ए है गर्म दूध, बी है गर्म चाय, सी है ब्रांडी, डी है कहवा। तो बिच्छू जब भी काटे तो आप उसे क्या देंगे पीने को, गर्म दूध पीने को देंगे। ठीक है, गर्म दूध बिच्छू के काटने में लाभदायक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कीटाणुनाशक पदार्थ है गोले का तेल, डिटॉल, अमृत धारा या फिटकरी। तो कीटाणुनाशक पदार्थ इसमें माना जाता है अमृत धारा। ठीक है, अमृत धारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर, गोले के तेल को हमने बताया था जब कोई जल जाए या प्लास्टिक वगैरह उसके चिपक जाए तो गोले का तेल डालकर उसे छुड़ाना चाहिए, एकदम खींचना नहीं चाहिए, नहीं तो खाल बहुत ज़्यादा छूट जाएगी। ठीक है, और डिटॉल आप जानते हो एंटीसेप्टिक का काम करता है। ओके, हम लोग उससे भी क्या करते हैं, पानी में डालकर जो चोट वगैरह होती है उसे साफ़ करते हैं। फिटकरी का भी हमने बताया, जो कटा चोट वगैरह लगती है तो उसमें भरते हैं खून को रोकने के लिए, या है ना, चोट पर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विष खा लेने पर सर्वप्रथम उपचार हेतु ए है डॉक्टर का इंतजार करना चाहिए, बी है गुनगुने पानी में नमक घोलकर पिला देना चाहिए, सी है कृत्रिम श्वास क्रिया करनी चाहिए, डी है डॉक्टर के आने तक रोगी को सोने नहीं देना चाहिए। तो प्रथम उपचार आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से जब विष खा ले कोई व्यक्ति तो सबसे पहला उपचार आप क्या करेंगे, तो बी वाला सही है, गुनगुने पानी में नमक घोलकर पिला देना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर का इंतजार करते रहोगे तो फिर व्यक्ति को आपको बचा कर रखना है जब तक डॉक्टर आए तब तक, और डॉक्टर के आने तक रोगी को सोने नहीं देना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन सर्वप्रथम उपचार पूछा गया है, प्रथम उपचार पूछा गया है, तो बी सही होगा। और तीसरा, कृत्रिम श्वास तो देनी नहीं चाहिए विष खाने पर मेरे हिसाब से, क्योंकि ना तो बुक में ऐसा कहीं लिखा है कि विष खाने पर कृत्रिम श्वास देनी चाहिए, क्योंकि आप विष खाए हुए व्यक्ति को श्वास दोगे तो वो विष आपके लिए भी प्रभावित करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्मेल उसकी आएगी,
है ना, एरोमेटिक प्रॉब्लम होगी, उसकी महक वगैरह आपको आएगी, सुगंध आएगी उसकी जहर की, तो कहीं ना कहीं आपको भी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो डूबने की कंडीशन में या चोट लगने की कंडीशन में जब व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है तब कृत्रिम श्वास क्रिया की जाती है। तो आज की क्लास कैसी लगी, और आई होप बहुत जल्दी क्लास निपट गई आज, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगा और प्रश्न भी हो गए। कल जहाँ तक औषधि से प्रश्न होंगे, मेरे हिसाब से औषधि वाले चैप्टर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और प्रश्न तो क्या, अब मैंने SCERT करा दिया, अब NCERT की बुक मेरे दिमाग में चल रही है, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं, तो लेकिन टॉपिक सेम ही है, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये ना कहो कि सेम ही प्रश्न कराए जा रहे हो। ठीक है, तो उसमें मैं ऐसा करूँगी, या तो मैराथन क्लास ले लूँगी, जो प्रश्न इधर SCERT में रह गए हैं, मतलब SCERT में जो प्रश्न नहीं थे NCERT में जो मिल रहे हैं उनकी या तो मैराथन करा देंगे, जिससे ये होगा कि आपके क्वेश्चन जो नहीं हुए वो भी हो जाएंगे, और आपको भी ये नहीं रहेगा कि सेम क्लास आप लोग करा रहे हो, मुझे भी नहीं लगेगा कि हाँ मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो वही प्रश्न कराऊंगी NCERT के, जो प्रश्न इधर SCERT में मतलब SCERT में नहीं अवेलेबल थे, सिर्फ वो NCERT में मिल रहे हैं। होते ही बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो SCERT में होते हैं, NCERT में नहीं होते। अब जैसे आप न्यूट्रिशन साइंस की कोई भी बुक ले लो, चाहे वृंदा मैम की कोई उठा लो, चाहे मंजू पाटनी की, या किसी की भी उठा लो। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सेम ही सेम सबने लिखा, सबने अपना अपना टैलेंट दिखाया थोड़ा, तो ऐसे NCERT SCERT में कुछ प्रश्न सेम हैं दोनों में, कुछ SCERT में हैं जो कि NCERT में नहीं होंगे, जो NCERT में वो SCERT में नहीं होंगे, लेकिन सिलेबस तो लगभग सेम ही है ना। तो इस वजह से जो प्रश्न हमें SCERT में नहीं मिले वो NCERT के डाल के मैं सोच रही हूँ 1 2 3 जो क्लास में मैराथन होगी वो निपटा देंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे नाराज़ बैठे हैं। जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया, तो वो बच्चे मेरे पता नहीं कहाँ चले गए, उनके तो कमेंट तक नहीं आ रहे। तो मुझे सब भाई सबकी सोचना है ना, मेरे लिए तो सब एक जैसे हो। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।